आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी राजनेता की जिनकी कहानी सड़क से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंची। एक ऐसी नेता जिन्होंने 34 साल पुराने एक बहुत मजबूत शासन को उखाड़ फेंका। तो चलिए समझते हैं ममता बनर्जी की इस जबरदस्त राजनीतिक कहानी को। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1977 से। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था और जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी की रैलियों में लाखों लोग आ रहे थे। जब जेपी का काफिला कोलकाता पहुंचा तो अचानक एक 22 साल की लड़की उनकी गाड़ी के सामने आ गई और विरोध जताने के लिए सड़क पर ही लेट गई। वो लड़की थी ममता बनर्जी और यहीं से उनकी एक फाइटर वाली राजनीति की शुरुआत हुई। तो उनका ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई गलियों और कॉलेज की राजनीति से, जो मुश्किलों से भरी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे शुरुआती संघर्षों ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जो सुबह 3:30 बजे उठ जाती थी, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती और फिर अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ती। बहुत कम उम्र में पिता का निधन हो गया तो बीमार माँ और भाई बहनों की देखभाल का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर था। अपनी पढ़ाई और राजनीतिक गतिविधियों का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ट्यूशन पढ़ाए, स्कूल में नौकरी की, यहाँ तक कि एक मिल्क डिपो में भी काम किया। असल में यही वो मुश्किल हालात थे जिसने उनके अंदर के लड़ने के जज्बे को और भी मजबूत बना दिया। जब वो जोग माया देवी कॉलेज में पढ़ने गईं, तो वो कॉलेज कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था, मतलब एक तरह से उनका लाल किला। वहाँ कांग्रेस का नाम लेना भी एक बड़ी बात थी। लेकिन उस माहौल में ममता ने अकेले ही कांग्रेस की पहली स्टूडेंट ब्रांच की नींव रख दी। ये सिर्फ एक छात्र संघ की स्थापना नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त एक विद्रोह का ऐलान था। तो उनके शुरुआती करियर के कुछ बड़े पड़ाव ये थे: छात्र राजनीति से शुरुआत, फिर 1984 में पहली बार सांसद बनना, 1990 में एक जानलेवा हमले का सामना करना और फिर 1998 में अपनी खुद की पार्टी बनाना। ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने उनके राजनीतिक सफर को एक दिशा दी। और फिर आया साल 1984, जब उन्हें एक ऐसी लड़ाई लड़ने का मौका मिला जिसने उन्हें रातों रात नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में ला खड़ा किया। 1984 के लोकसभा चुनाव थे। जादवपुर सीट सीपीआईएम का एक ऐसा किला थी जिसे कोई भेद नहीं पा रहा था। सामने थे राजनीति के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी, मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसे सब लोग पहले से ही हारा हुआ मान चुके थे। और इस नामुमकिन लड़ाई के लिए कांग्रेस ने आगे किया एक नए चेहरे को, सिर्फ 29 साल की ममता बनर्जी। और नतीजा ऐसा आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर नेता को 19,660 वोटों से हरा दिया। इस एक जीत ने उन्हें जायंट स्लेयर का नाम दिया और वो देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गई। संसद पहुंचने के बाद भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब लड़ाई बाहर के दुश्मनों से ज्यादा पार्टी के अंदर के लोगों से थी और इसी ने आखिरकार उन्हें एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। साल था 1990, महीना अगस्त का। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की एक क्रूर कोशिश थी। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने ममता को लोहे की रॉड और लाठियों से बुरी तरह पीटा। उनके सिर पर इतनी गहरी चोटें आईं कि उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद बंगाल अपनी सबसे जुझारू आवाज खो देगा। ममता ने बाद में इस हमले को याद करते हुए कहा था, मेरे सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, मैं रात में सो नहीं पाती। ये हमला सिर्फ शारीरिक नहीं था, इसका असर उन पर मानसिक रूप से भी बहुत गहरा पड़ा। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी हुई, सिर पर पट्टी बंधी ममता की तस्वीर जब अखबारों में छपी तो वो बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार की हिंसा का प्रतीक बन गई। इस एक घटना ने उन्हें एक पीड़ित और एक सर्वाइवर के तौर पर लोगों के सामने ला दिया, जिससे उनके प्रति सहानुभूति की एक लहर सी दौड़ गई। कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी वो अपनी एक अलग पहचान बना रही थीं। उन्होंने अपने गुट को नाम दिया तृणमूल, जिसका मतलब होता है जमीनी स्तर या ग्रासरूट्स। वो बार बार इस शब्द पर जोर देती थीं, ये दिखाने के लिए कि उनकी राजनीति आम लोगों, जमीन से जुड़े लोगों के लिए है, न कि दिल्ली के बड़े नेताओं के लिए। तो कांग्रेस से ये अलगाव एक दिन में नहीं हुआ। पार्टी के अंदर प्रणब मुखर्जी जैसे सीनियर नेताओं से उनके टकराव बढ़ते जा रहे थे। जब 1997 के पार्टी चुनावों में उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिए गए और पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी आखिरी वक्त पर अपने वादे से मुकर गए, तो ममता को ये एहसास हो गया कि अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो अपना मैदान खुद बनाना होगा।
और फिर 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी तो बन गई, लेकिन सत्ता का रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर बंगाल के जमीन पर 2 ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने ममता बनर्जी को सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन उन आंदोलनों से ठीक पहले साल 2006 तक ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के शायद सबसे बुरे दौर में थी। विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटें आधी हो चुकी थीं और संसद में वो तृणमूल कांग्रेस की अकेली सदस्य बची थीं। कई लोगों को लगने लगा था कि उनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म होने की कगार पर है। और तभी बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम का मुद्दा उठा। जब टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए सिंगूर में किसानों की जमीन ली जाने लगी तो ममता ने किसानों का साथ दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गईं। इसके कुछ समय बाद नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 किसान मारे गए और ममता वहां भी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। इन जमीन आंदोलनों ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने ममता को एक संघर्ष कर रही नेता से सीधे 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट शासन के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। और मजे की बात देखिए, कम्युनिस्टों को उसी जमीन और किसान के मुद्दे पर हार का सामना करना पड़ा जिस पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की नींव रखी थी। ममता ने लेफ्ट से उनका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया था। इसका नतीजा 2011 के विधानसभा चुनावों में साफ दिखा। ममता के गठबंधन ने 294 में से 227 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 34 सालों से सत्ता में रही लेफ्ट फ्रंट वो सिर्फ 62 सीटों पर सिमट गई। ये बंगाल की राजनीति में किसी भूकंप से कम नहीं था। और 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सड़क पर लेटकर एक काफिला रोकने वाली वो 22 साल की लड़की अब राज्य की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। तो ये कहानी थी एक स्ट्रीट फाइटर के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी राजनीति और बंगाल का भविष्य कैसे बदला, ये एक अलग कहानी है जिस पर फिर कभी बात करेंगे।